Good morning, students. This is Rushali Singh, your economics teacher. Welcome to online session. So, students, in today's class, we will start our new chapter, that is government budget and the economy. In this chapter, we will talk about budget and the economy. February 1 is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government for its approval by the parliament. 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है पार्लियामेंट में उसे पेश किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर कि वो सारे पार्लियामेंट को पब्लिक को ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने आने वाले ईयर के लिए क्या पॉलिसीज़ और कितना उन्होंने अमाउंट सेंशन किया है डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं और दूसरे मेंबर्स के साथ मिलके वो ये बजट तैयार करते हैं। बजट में आने वाले ईयर्स की भी बातें रहती हैं और पिछले ईयर में उन्हें कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना डेफिसिट और कितना उन्हें रेवेन्यू मिला, ये सारी बातें भी वो करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द past 1 year, the financial programs and the policies of the government for the next 1 year। मतलब पिछले साल उन्होंने क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है उसकी बातें भी करते हैं और आने वाले ईयर के लिए उन्होंने क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ प्रपोज की है उसके बारे में वो बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये हमेशा सेम रहता है कि 1 मार्च से हमारा एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा जो मतलब कमिंग 31 मार्च को ख़त्म होता है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बजट। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया दैट इज़ रिटन इन आर्टिकल 112 टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट a statement of estimates, receipts and expenditure of the government in respect of every financial year which run from 1st April to 31st March. This annual financial statement constitutes the main budget document of the government. कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल 112 में हमारे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट पेश करना होगा जिसे हम बजट नाम देते हैं। उसमें आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या होंगे, आपके रेवेन्यू क्या है, इनकम, और एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चे। तो उस डॉक्यूमेंट पे गवर्नमेंट को अपने खर्चे और अपनी जो इनकम है दोनों को बताना होगा। Although the budget document relates to the receipt and expenditure of the government for a particular financial year, the impact of it will be there in a subsequent years। वो जो बजट पेश करते हैं वो साल एक ही साल का रहता है, बट वो आने वाले ईयर्स पे भी प्रभाव डालता है। हाउ? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर तक के होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स वो होते हैं जो 5 साल, 10 साल, 20 साल इतने ज़्यादा ईयर्स के हों। बेसिकली वो 1 ईयर से ज़्यादा के प्रोग्राम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी सारी ये प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ बनाती है वो मोस्टली लॉन्ग टर्म होते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, कोई भी पब्लिक के बेनिफिट से रिलेटेड पॉलिसी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आप 1 साल में वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए तैयारी लगती है, तब आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सारे क्या लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और ये लंबे समय तक, कई सालों तक चलता है। देयर इज़ नीड देयरफॉर टू हैव two account, those that relate to current financial year only are included in the revenue account also called revenue budget, and those that concern the assets and the liability of the government into the capital account also called capital budget।
In order to understand the account, it is important to first understand the objective of the government budget. जो भी रेवेन्यू, जो भी करंट ईयर में आपको इनकम रिसीव हो रही है, रेवेन्यूज़ का मतलब कि आपको इनकम रिसीव हो रही है, वो रेवेन्यू बजट में जाएगा और कैपिटल बजट में हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी जाएंगे। अब हम गवर्नमेंट जो बजट बनाता है, गवर्नमेंट का जो बजट है, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। जो भी रिसिप्ट रेवेन्यू साइड जो है हमारे बजट का, हमारे बजट के दो साइड होंगे, एक होगा रेवेन्यू साइड और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर साइड। रेवेन्यू साइड में सारे जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट हैं, जो गवर्नमेंट को इनकम रिसीव हो रही है, वो रहेगा। और एक्सपेंडिचर जो एस्पेक्ट है बजट का, उसमें जो गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं वो सारे होंगे। इट इज़ बाई मैनेजिंग द बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी expenditure that the government tries to achieve growth with stability। आपका जो बजट है, रेवेन्यू, बजटरी रेवेन्यू है एंड बजटरी एक्सपेंडिचर है, दोनों में बैलेंस रहे, यही गवर्नमेंट चाहती है कि जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना ही आपके पास इनकम हो, या फिर आप कह सकते हैं जितनी आपकी इनकम हो उतना ही आप खर्चा कर रहे हो, वो दोनों बराबर रहें। नाउ we will talk about the objectives of government budget. The first one is allocation function of government budget. Government provides certain goods and services which cannot be provided by the market mechanism, that is by exchange between individual consumer and the producer. Example of such goods are national defense, road, government administration, etc., which are referred to as public good. कुछ ऐसे गुड्स एंड कमोडिटीज़ होते हैं जो हम कंज्यूमर को प्राइवेट प्रोड्यूसर से नहीं मिल सकते, उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो सारे होते हैं पब्लिक गुड्स। जैसे कि रोड्स हो गई हमारी, डिफेंस हो गया, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक गुड हैं। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स जो भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं, कपड़े हो गए, कार, फूड आइटम, सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस। प्राइवेट गुड्स हमारे और जो पब्लिक गुड है उसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे। वन, द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। पब्लिक गुड हमारा सबके लिए अवेलेबल है, रोड सबके लिए अवेलेबल है, डिफेंस सबके लिए अवेलेबल है। इसमें क्या, इसमें जो है डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि किसी एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, सबको ये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन ईट अ चॉकलेट और वियर अ शर्ट दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू अदर्स। अगर कोई इंसान कोई शर्ट पहनता है या चॉकलेट खाता है तो वो दूसरे को अवेलेबल नहीं रहेगा, वो हमारा क्या है, प्राइवेट गुड है। प्राइवेट गुड होते हैं कि जब हम उनकी पेमेंट करते हैं तो उसे हम रिसीव करते हैं, उसे हम कंज्यूम करते हैं। इट इज़ सेड दैट दिस पर्सनस कंजम्पशन स्टैंड इन राइवल रिलेशनशिप टू द कंजम्पशन ऑफ अदर। However, if we consider a public power or measure to reduce air pollution, the benefit will be available to all. One person's consumption of good does not reduce the amount available for consumption of other, and so several people can enjoy the benefit. That is, the consumption of many people is not rivalrous. जो पब्लिक गुड्स हैं, अगर आप उसका कंजम्पशन करते हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप क्लोथ पहन रहे हैं, तो आप उसका कंजम्पशन कर ले रहे हैं, तो दूसरे के लिए हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। बट जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल रहते हैं। जो भी लोग हैं, जो भी कंट्री के पीपल हैं, उनके लिए इक्वली अवेलेबल रहते हैं। वो जो कंजम्पशन है जो पब्लिक गुड्स का, वो राइवलरस नहीं है। राइवल का मतलब कि दुश्मनी का कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट गुड्स होते हैं उनमें क्या कि अगर कोई एक कंजम्पशन किसी चीज़ के लिए कर रहा है तो गुड्स हमारे लिमिटेड हैं, तो दूसरे के लिए हो सकता है वो चीज़ अवेलेबल ना हो। पब्लिक गुड्स में सबके लिए सब कुछ अवेलेबल होता है।
The second one is, in the case of private goods, anyone who does not pay for good can be excluded from enjoying its benefit. अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आप उस गुड को enjoy नहीं कर सकते. If you do not buy a ticket, you will not allowed to watch a movie at a local cinema hall. अगर आपने पैसे नहीं भरे हैं तो आप सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं देख सकते. However, in case of public good, there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefit of good. That is why public goods are non-excludable. पब्लिक गुड्स में आप किसी को हटा नहीं सकते. अगर गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया तो उस पार्क में जाने के लिए हर कोई अलाउ है. अगर गवर्नमेंट ने रोड बना दी है तो वो रोड पे जाने के लिए हर कोई अलाउड है. नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप किसी को निकाल नहीं सकते कंजम्पशन से. तो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल. इवन इफ सम यूज़र डू नॉट पे, इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड समटाइम इम्पॉसिबल टू कलेक्ट फीस फॉर द गुड पब्लिक गुड. अगर कोई पैसे नहीं भी पे कर रहा है तो भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट फी और अमाउंट फ्रॉम द पर्सन. दीज नॉन पेइंग यूज़र आर नोन एज फ्री राइडर्स. जो लोग बिना पे किए पब्लिक गुड्स का यूज़ करते हैं उन्हें फ्री राइडर्स कहते हैं. तो जो भी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा करती है वो हम जो टैक्सेस देते हैं उनके थ्रू ही करती है. तो अगर आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं, आप ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं बेनिफिट गवर्नमेंट की सर्विसेज का, देन यू आर अ फ्री राइडर. कंज्यूमर विल नॉट वॉलेंटरी पे फॉर वॉट दे कैन गेट फॉर फ्री. कंज्यूमर अपनी इच्छा से तो पे नहीं करेगा. जो कोई भी चीज़ जो आपको फ्री में मिल रही है आप उसके लिए क्यों पैसे पे करोगे. एंड फॉर विच देयर इज़ नो एक्सक्लूसिव टाइटल टू द प्रॉपर्टी बीइंग एंजॉयड. इसलिए किसी को टाइटल नहीं होता है कि आप अगर पैसे देंगे तो वो चीज़, आप कहीं जा रहे हो, आपने एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपने एक प्लॉट ख़रीदा, आपने एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा, तो वो अब एक्सक्लूसिव हो गई आपके लिए. वो आपके पास उसका प्रॉपर्टी राइट है. लेकिन कोई पार्क है तो उसका तो कोई राइट नहीं हो सकता नहीं किसी के पास. गवर्नमेंट ने वो पार्क बनवा दिया है, उसमें हर कोई जाने के लिए अलाउड है. आप किसी को उससे निकाल नहीं सकते. बट जो प्लॉट आपका है, जो प्लॉट आपने ख़रीदा है, अगर आप चाहें तो उसमें किसी को बुला सकते हैं और चाहें तो आप वहाँ से किसी को निकाल सकते हैं. आपकी परमिशन के बिना वहाँ उस प्लॉट पे कोई नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. आप वहाँ से लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं. बट पब्लिक गुड आर नॉन एक्सक्लूडेबल. The link between producer and the consumer which occur through the payment process is broken and the government must step in to provide for such good. जो भी गुड्स प्राइवेट सेक्टर बहुत हैवी अमाउंट में प्रोवाइड कराएगा या नहीं प्रोवाइड कराएगा तो गवर्नमेंट उसे सिंपली प्रोवाइड कराती है. There is however a difference between public provision and public production. Public provision means that they are financed through the budget. They can be used without any direct payment. Public goods may be produced by government or the private sector. When goods are produced directly by the government, it is called public production. Public production simple mean है कि अगर public sector किसी कमोडिटी का, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है तो वो पब्लिक प्रोडक्शन है. मतलब गवर्नमेंट हमारी उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है. पब्लिक प्रोविज़न क्या है? दे आर फाइनेंस थ्रू द बजट एंड कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट. ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज़ जो गवर्नमेंट के पेमेंट से बनाई गई है और आप उसका बिना किसी पैसा दिए, बिना कोई पेमेंट दिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सिंपल सा एग्जांपल है, आप रोड का ले सकते हो, आप पार्क का है, आपको जो भी गवर्नमेंट डैम्स बना देती है अगर आप उस बेनिफिट आप ले रहे हैं, ब्रिज है उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट के ही पैसे से बनी है लेकिन आप उसे फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो. और पब्लिक प्रोडक्शन क्या है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है redistribution function of government budget. From
Chapter 2, we know that total national income of a country goes to either the private sector, that is firms and household, known as private income, or government, known as public income. हमने अपने चैप्टर में देखा था कि फर्म्स और हाउस होल्ड को पैसे मिलते हैं या फिर गवर्नमेंट को मिलते हैं. फर्म्स एंड हाउस होल्ड को मिलते हैं तो वो हमारा प्राइवेट इनकम हो गया. गवर्नमेंट को मिलता है तो वो हमारा पब्लिक इनकम हो गया. आउट ऑफ प्राइवेट इनकम विच फाइनली रीचेज द हाउस होल्ड इज़ नोन एट पर्सनल इनकम. द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड इज़ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. द गवर्नमेंट सेक्टर affect the personal disposable income of the household by making transfers and collecting taxes. It is through this the government can change the redistribution of income and bring about a distribution that is considered fair by society. This is the redistribution function. redistribution का मतलब है फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना. हो सकता है आप फर्म हो सकता है आप हाउस होल्ड हो, आपने इनकम अर्न कर ली. गवर्नमेंट कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है? फेयर एक डिस्ट्रीब्यूशन करती है सोसाइटी में. अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हो तो आपसे टैक्सेस कलेक्ट करेगी. कोई गरीब है तो उसको सब्सिडी देगी. ऐसा करके गवर्नमेंट जो है सोसाइटी में, कंट्री में, इकोनॉमी में बैलेंस ले आती है. गवर्नमेंट का यही काम है कि बैलेंस बनाए रखना. तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिच हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लेगी ताकि उनकी एक्स्ट्रा इनकम को वो श्रिंक कर सके, उनकी एक्स्ट्रा इनकम को वो कंज्यूम कर सके, खींच सके. और जो गरीब हैं, जो पैसे किसी भी कमोडिटी के नहीं पे कर पा रहे या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें सब्सिडी देती है, तरह तरह की सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराएगी ताकि जो गुड्स उनके लिए महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो उनके लिए अफोर्डेबल बन सके. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. द गवर्नमेंट मे नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इनकम और एम्प्लॉयमेंट में जो उतार चढ़ाव होता रहता है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करना चाहती है. The overall level of employment and price in the economy depend upon the level of aggregate demand, which depend on the spending decision of millions of private economic agents apart from the government. जो भी एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस जो इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रीगेट डिमांड पे, जो कहाँ से आती है? मिलियंस ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स से जो गवर्नमेंट से अलग हैं. दीज डिसीजंस इन टर्न डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज इनकम एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी. इन एनी पीरियड द लेवल ऑफ डिमांड may not be sufficient for full utilization of labor and other resources of the economy. Since wages and prices do not fall below a level, employment cannot be brought back to earlier level automatically. The government need to intervene to raise the aggregate demand. On the other hand, there may be times when demand exceed available output under condition of high employment, thus may give rise to inflation. In such situations, restrictive conditions may be needed to reduce demand. The intervention of the government, whether to expand demand or reduce it, constitutes the stabilization function. स्टेबलाइजेशन का फंक्शन गवर्नमेंट का भी इकॉनमी में सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. इनकम और हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से आती है, जो लोग करते हैं, जो डिफरेंट पीपल हैं सोसाइटी के, हमारी कंट्री के, वो करते हैं. वेजेस एंड सैलरी है वो भी इन सब से इंटरकनेक्टेड होती है. इनकम है, क्रेडिट है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं. अगर एक चीज़ इफ़ेक्ट हो रही तो दूसरी भी इफ़ेक्ट होती है. तो टाइम टू टाइम जो है अगर डिमांड एक्सीड कर जाता है हमारे आउटपुट से, तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम भी हमारी जो है इम्बैलेंस हो जाती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है. इन सब को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन का फंक्शन करती है.
Now, classification of receipts. There are two types of classification of receipts. The first is revenue receipt. We will talk about this later. Thank you.